आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के क्या क्या प्रभाव। हमने इससे पहले जो टॉपिक था उसमें बताया था औद्योगिक क्रांति के लाभ, और अब बता रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। इफेक्ट, औद्योगिक क्रांति के जो फलस्वरूप है हुए परिवर्तनों का प्रभाव बहुत ही व्यापक था। क्या क्या प्रभाव थे? हम ये कह सकते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति का जो उद्गम है वो यूरोपीय देशों से माना जाता है, और इस यूरोपीय देशों से जब औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ तो नए नए तरीके से हर क्षेत्र के अंदर एक तरीके से क्रांति हुई, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक। औद्योगिक क्रांति का इन तीनों समाज के जो पहलू हैं इन पर प्रभाव पड़ा और समाज एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा, अर्थात ये परंपरागत ढांचे को बदलकर एक आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। हम जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के प्रभावों को समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव है उसमें पहला प्रभाव था औद्योगिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव अर्थात इकोनॉमिक इफेक्ट। औद्योगिक क्रांति का के आर्थिक प्रभाव जो है उसमें पहला है घरेलू उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, अर्थात औद्योगिक क्रांति का जो सर्वप्रथम विनाशकारी प्रभाव था वो एक तरीके से घरेलू उद्योगों पर पड़ा। क्रांति के पहले कारीगर अपने घर घर पर क्या है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वस्तुओं का निर्माण करते थे। उन्हें सीमित पूंजी की ही आवश्यकता होती थी तथा उनके औजार भी हाथ के बने हुए होते थे। वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों की सहायता से जो उत्पादन होता था वह आज की तुलना में काफी सस्ता और सुंदर होता। तो इससे क्या हुआ कि घरेलू उद्योगों के उत्पादन की मांग बहुत ही कम हो गई और घरेलू उद्योगों में काम करने वाले कारीगर बेकार हो गए तथा कुशल कारीगरों को भी अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर कारखानों में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे उनका स्वतंत्र व्यवसाय एवं व्यक्तित्व दोनों ही समाप्त। तो इसका पहला प्रभाव जब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति का तो उसमें यह कि घरेलू उद्योगों का पतन। दूसरा प्रभाव हम देखने को मिलता है कि कारखाना प्रणाली का जन्म, ओरिजिन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। ओरिजिन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम अर्थात नवीन आविष्कारों ने मशीनों को जन्म दिया। उत्पादन की क्रियाएं मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों द्वारा की जाती है, अर्थात अब व्यक्ति द्वारा जो उत्पादन किया जाता था वो मशीनों ने उनका स्थान ले लिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो चीजें थी वो एक तरीके से विलुप्त हो गई और एक तरीके से कारखाना का जन्म। इसके साथ ही हम तीसरा जब मालूम करते हैं तो वो है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जब होने लगे औद्योगिक क्रांति से जो विशिष्टीकरण का विकास हुआ और मशीनों और जो नवीन विधियों के विकास से एक विशिष्ट क्रिया का कार्य को किए गए। मतलब कहने का तात्पर्य कि पहले जो प्रोडक्शन होता था वो शुरू से लेके एंड तक एक ही कारीगर द्वारा किया जाता। अब वो जो
वस्तु का उत्पादन है वो मशीनों द्वारा और एक व्यक्ति द्वारा नहीं करके विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। मतलब उस प्रोडक्शन को टुकड़ों में किया जाने लगा और एक व्यक्ति को एक काम ही करना पड़ता था और उससे उसकी महानता हासिल करेगी। तो विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन भी एक तरीके से औद्योगिकरण का प्रभाव है। दूसरा आता है बड़ी मात्रा में उत्पादन। बड़ी मात्रा में उत्पादन का तात्पर्य होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अर्थात मशीनों के द्वारा जब प्रोडक्शन किया जाने लगा तो बहुत लार्ज स्केल में किया जाने लगा और एक तरीके से मशीनों के आविष्कार, शक्ति के साधनों के विकास, परिवहन संचार के साधनों में एक तरीके से विकास, ये सब कुल मिला के जो प्रोडक्शन था, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था, वो उसकी लागत कम और प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। इससे क्या होता था कि समय की बचत और समय की बचत के साथ साथ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। तो मार्केट में जो मशीनों द्वारा उत्पादित माल आने लगा और उनकी मांग भी तुरंत पूर्ति की जाने लगी और तो कीमत थी वो भी परंपरागत कीमत से बहुत कम। तो औद्योगिकरण की जो प्रभाव है उसमें छोटा प्रभाव है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मात्रा जो का उत्पादन होने लगा। पांचवा था पूंजी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टेज कंपनी। तो कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का विकास। अब क्या है कि बड़े बड़े जो छोटी छोटी कंपनियां थी उन्होंने इकट्ठा होकर अपना पैसा शेयर करके और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने लगे। तो बड़े पैमाने पर उत्पन्न करने के लिए क्या हुआ कि अधिक भूमि, भवन, मशीन, कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। अतः इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी ये आवश्यकताएं थी। इसका प्रबंध करने के लिए संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी, जब उन्होंने अपना शेयर ले लीजिए और इस तरीके से बड़ी कंपनियां या बड़े कल कारखाने स्थापित करने चाहिए। तो ये भी एक प्रभाव था, इफेक्ट था। छठा था स्वामित्व एवं प्रबंध का अलग डिवीजन जो है। एक तरीके से हम पहले जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस था या जो उत्पादन प्रणाली थी उसमें क्या है कि व्यक्ति का अकेले का स्वामित्व है, प्रोडक्शन भी खुद, मालिक भी खुद, सब कुछ। पर यहाँ पर क्या है कि जब फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगी और एक तरीके से उद्योग धंधे स्थापित किए जाने लगे तो इसमें क्या है स्वामित्व प्रबंध का अलग अलग है। कहने का तात्पर्य कि फैक्ट्री किसकी है, संचालन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है। इस तरीके से संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों में जो पूर्व उद्योग जो थे स्वामित्व वाले प्रबंध वो एक ही व्यक्ति होते थे, लेकिन यहाँ पर जब कंपनी सिस्टम डेवलप हुआ तो उसमें हजारों जो व्यापारी थे उनकी सहभागिता थी, हजारों वर्कर्स काम करते थे, हजारों मैनेजमेंट के व्यक्ति काम करते थे। इस तरीके से ये बताया। अब हम इसके बाद में ये जो लास्ट पॉइंट था कि स्वामित्व प्रबंध का अलग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण के जो प्रभाव है या औद्योगिक क्रांति की जो प्रभाव है वो ये है कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत प्रोडक्शन सिस्टम था उसको और एक नई उत्पादन प्रणाली विकसित की जिसमें पूंजीपतियों का ज्यादा हित सदने लगा और गरीब व्यक्ति का सिर्फ वो एक लेबर अपनी मेहनत बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा और सोशल सिस्टम जो सामाजिक व्यवस्था थी, परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था थी बैठने से भी और एक नई औद्योगिक व्यवस्था स्थापित हुई जिस व्यक्ति को काम
पलायन करना पड़ा और नए नए उद्योग धंधों की तरफ जाकर आप व्यक्ति ने अपने काम को बेचना चाहा, बेचने लगा और एक तरीके से वो अपना खुद का जो परंपरागत व्यवसाय का जो वाणिज्य वाला व्यवसाय था उसकी जगह उसने एक अधीनस्थ स्वीकार की